चरण का रन शुरू हो चुका है। धुआंधार प्रचार हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इस बीच तीसरे चरण की परीक्षा भी निकट आ चुकी है। रविवार यानी कल के दिन तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में मतदान होना है, लेकिन उसके साथ धुआंधार प्रचार चौथे फेज के लिए किया जा रहा है। कल यानी यादवलैंड और बुंदेलखंड पर दांव है, तो आने वाले समय में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण इलाके हैं जिनके लिए अब बड़ा मुद्दा आतंकवाद भाजपा की तरफ से बनाया जा रहा है। दरअसल अहमदाबाद ब्लास्ट केस में जिन 38 लोगों को स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा दी है, उनमें से 5 का आजमगढ़ कनेक्शन निकला और एक आतंकी के पिता की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ सामने आई, जिसे भाजपा ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि सपा में आतंकियों का संरक्षण होता है। तो सपा ने इसका काउंटर लखीमपुर खीरी कांड से किया और कहा कि जिस तरह किसानों पर थार गाड़ी चढ़ाई गई, उसने जलियांवाला बाग नरसंहार की याद दिला दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव लगातार एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि उनको कुछ नहीं मालूम है, जनता से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं हो रही, सिर्फ भटकाने की कोशिश हो रही है। तो आज लखनऊ में इसी पर चर्चा होगी कि चौथे चरण के रण में क्या आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आ रहा है। लखनऊ की जनता भी हमारे साथ है, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंक पर संदेश, पक्का जनादेश। मैं तो कहूंगा आतंकियों से करे प्यार, जिन्ना के कसीदे गाए हजार। यूपी पुलिस पर करे वार, समाजवादी है तुष्टिकरण के यार। जहां पर झील से किसानों को कुचल दिया गया हो, किसानों की जान चली गई, ये आजाद भारत में जलियांवाला बाग को याद दिला रही है घटना। यूपी की लड़ाई आतंक पर आई। उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है हमने। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, पहले भी कुछ नहीं जानते थे, आज भी नहीं कुछ जानते हैं। और चुनाव उत्तर प्रदेश का किसानों के हक के लिए है, नौजवानों की नौकरी रोजगार का सवाल है। तीसरे दौर का दंगल, कौन कितना दमदार। समाजवादी पार्टी का जो विधायक था कैसे रामलीला की जमीन पर कब्जा करता था, कैसे झूठे मुकदमों में यहां के नागरिकों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करता था, कैसे किसानों का शोषण करता था, कैसे यहां दंगे हो जाते, छोटी छोटी बात को लेकर दंगे होते थे। और काका का मतलब है काले कानून। अगर काले कानून गए हैं तो उत्तर प्रदेश के बाबा भी जाएंगे। ये किसान, ये नौजवान वोट डाल डाल करके उन्हें घर पहुंचाएगा। लखनऊ से देखिए खास शो चुनाव एक्सप्रेस। तो सियासी वार पलटवार दोनों तरफ से जारी है, लेकिन इस बीच कल यानी रविवार के दिन है तीसरे चरण की अग्नि परीक्षा। तमाम सियासी दलों ने अपना अपना दांव चल दिया है, तो ऐसे में तीसरे चरण में किसकी नैया जनता पार लगाएगी, इस पर हमारी नजर है। चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे आतंकवाद से जुड़ा जो मुद्दा बड़ा बनाया जा रहा है। चौथे चरण के प्रचार से पहले ऐसा लग रहा है कि सियासत इसके इर्द गिर्द ताना बाना बुना जा रहा है, उस पर भी चर्चा होगी और जानेंगे लखनऊ के मन की बात। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा का पक्ष रखने के लिए आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं, इसके अलावा सपा का पक्ष रखने के लिए मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर एमएच खान साहब बीएसपी से हमारे साथ हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शुचि विश्वास जी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले बातचीत की शुरुआत आलोक अवस्थी जी आपसे। कल तीसरे दौर का मतदान होने जा रहा है, मतलब इस वक्त आप सभी की धड़कनें, चाहे समाजवादी पार्टी हो और भाजपा खास तौर पर, बढ़ी हुई होंगी, मैं समझ सकती हूं। लेकिन चौथे चरण से पहले आप लोगों ने आतंकवाद को जितना बड़ा मुद्दा बनाया है, तो क्या लग रहा है कि आने वाला जो चुनाव है वो आतंकवाद के इर्द गिर्द छाया रहेगा? देखिए, मेरा साफ कहना है, आतंकियों से करे प्यार, जिन्ना के कसीदे गाए हजार। यूपी पुलिस पर करे वार, समाजवादी हैं यार, हम हैं तुष्टिकरण के यार। तो ये समाजवादी पार्टी का नारा है और मेरा साफ साफ पूछना भी है
कि कल कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, 38 लोगों को फांसी की सजा दी। क्या किसी ने अखिलेश यादव जी के मुंह से कोर्ट के फैसले पर कोई उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए सुना है? और मैं साथ पूछना भी चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे हैं, जवाब देंगे कि सपा नेता शादाब अहमद कौन है जिनकी फोटो अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उनके साथ में है? ये वही शादाब अहमद हैं जो आतंकवादी जो वहां पर एक सजा पाया है उसके पिता हैं। तो ये मुझे इनको बताना पड़ेगा। दूसरा, आतंकवाद की चर्चा इसलिए आ रही है कि 2012 के इलेक्शन में मैनिफेस्टो में सपा के था कि हम जो है मुकदमे वापस लेंगे। ठीक है। इन्होंने जिन लोगों के मुकदमे वापस लिए वो खालिद मुजाहिद, तारिक काजमी, मोहम्मद अख्तर और सज्जादुर रहमान हैं। इन आतंकवादियों को कोर्ट ने रोक दिया कि हम इनके मुकदमे वापस नहीं करेंगे और हमारी सरकार ने पैरवी करके इनमें से 4 लोगों के खिलाफ फांसी की सजा हुई है और 12 अन्य को आजीवन की हुई है। तो क्यों इनको आतंकवादियों से इतना प्यार है? वहीं लखनऊ के अंदर आईईडी ब्लास्ट करने के लिए आतंकवादी इकट्ठा हुए थे, एनआईए ने छापा मारा और पकड़ा उनको लाइव। हमने कोई भी आतंकवादी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होने दी, लेकिन अखिलेश जी का बयान आ गया कि वो मामला फर्जी है। तो ऐसा तुष्टिकरण की क्या मजबूरी है? ठीक है, ठीक है। आपने एक सीरीज से, एक लाइन से इस तरह की घटनाओं का वर्णन किया और सवाल सबसे बड़ा यही कि सबसे पहले तो जो अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में जिन आतंकियों को सजाए मौत हुई है उस पर सपा की चुप्पी, क्या ये सियासी चुप्पी है? भाजपा की तरफ से इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आतंकी के पिता की फोटो अखिलेश यादव के साथ सामने आई है, अब समझ लीजिए कि चौथे चरण से पहले बार बार उसको याद दिलाया जाएगा। देखिए, समझने वाली बात है कि जब भी देश में चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी को केवल 3 चीजें याद आती, पाकिस्तान, उसके बाद चाइना, उसके बाद हिंदू मुस्लिम, उसमें बीच में आतंकवाद भी आता। लेकिन पाकिस्तान को तो आप लोग लेकर आए ना, जिन्ना का जिक्र तो आपकी तरफ से हुआ। देखिए, वो तो आतंकवाद का जिक्र कर रहे हैं। आतंकवाद का जिक्र ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे समझता हूँ शायद मुझसे ज्यादा बेहतर कोई ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएगा। चाहे यहाँ सभा में जितने लोग हों या जितने नेता हों, आज तक किसी ने किसी आतंकवादी को नहीं मारा होगा। मैं अनेकों को मार के आया हूँ और दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन का जो मसीहा है, लश्कर ए तौयबा का चीफ हाफिज सईद, उसको पूरी दुनिया में चुनौती देने वाला इकलौता मैं एक इंसान हूं जिनने मेरे पे फतवा भी दे रखा है। तो मैं समझता हूं इस विषय पे कोई भी नेता कम से कम मुझसे बात ना करे तो देखिए, निजी रूप से आपकी बहुत उपलब्धियां होंगी, बहुत सम्मान है, आपने देश की रक्षा के लिए जो है वो इतने बड़े बड़े जोखिम उठाए हैं, लेकिन एनआईए की जांच को फर्जी कह देना ये एक जिम्मेदाराना बयान है एक पार्टी के अध्यक्ष के लिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो मूलभूत मुद्दे होते हैं, मूलभूत मुद्दे क्या हैं? आज हमारे देश में पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान से महंगा है, हमारे देश की जीडीपी जो है वो बांग्लादेश से नीची है। तो अब कहीं ना कहीं भाजपा एक प्रयास कर रही है कि हम किस तरीके से जो ध्यान जो है, जो बेरोजगारी, अभी आप देखें कि अभी जो हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में 6 बार ऐसी परीक्षाएं हुई जिनमें भर्तियां दी गई थी और 6 बार पर्चे लीक होते हैं और 6 बार वो रद्द हो जाती हैं। तो आप रोजगार देंगे कैसे? अब ध्यान इनसे भटकाना है। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं कि मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, ध्यान भटकाया जा रहा है। बसपा से इस पर रिएक्शन लेते हैं। ये बताइए, अब चौथे चरण का जो आगे चुनाव है और तीसरे चरण में भी हमने देखा जिसके लिए कल वोटिंग होने जा रही है, क्या ये चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा? आपसी सियासी बयानबाजी ज्यादा हावी है या फिर जनता से जुड़े मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है? नहीं, जनता के मुद्दे तो उठा ही नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। पहले उन्होंने हिंदू मुसलमान किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब यहाँ आके जातिवाद की बात शुरू कर दी। भाई, आपने 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था नौजवानों को, कहाँ है रोजगार? रोजगार तो नहीं मिला। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। दाल का भाव पूछिए, आटे का भाव पूछिए, सब्जी का भाव पूछिए, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। किसानों के ऊपर थार जीप चढ़ा करके और उसके बेटे को इन्होंने क्या किया है कि उसकी जो चार्जशीट बनाई वो हल्की बना दी, जिससे कोर्ट में जमानत मिल गई। जो 4 आदमी का हत्यारा हो उसको जमानत मिल जाए, इसका मंशा बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि आपने। ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं भाजपा पर कि पैरवी सरकार ने ढंग से नहीं की कोर्ट में। इस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का रिएक्शन। क्या जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात नहीं हो रही? महंगाई, बेरोजगारी, नौजवानों के अवसर, गैस सिलेंडर। अगर उत्तर प्रदेश में श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कुछ तरक्की की होती तो लाशें नाइजीरिया से बहकर क्यों आती? लाखों लोगों के परिवारों में मृत्यु क्यों होती? ऑक्सीजन की कमी, कॉन्सेंट्रेटर्स की कमी, उत्कृष्ट नागरिकों की मृत्यु में भी एम्बुलेंस की सुविधा न मिलना, एमएसएमईज में 65% लोग ज्यादा अपना रोजगार गंवा चुके, पीरियोडिक टेबल सर्वे देखिए, लाखों लोग घर बैठ गए हैं। तो ये सरकार तो झूठ और फरेब पर केंद्रित है। चूंकि लखीमपुर नरसंहार की बात ना हो, हाथरस रेपकांड की बात ना हो, गोरखपुर हत्याकांड की बात ना हो, व्यापारियों के विषय की बात ना हो, महिला अपराध पर बात ना हो, तो आतंकवाद
और दिन भर पाकिस्तान नहीं, लेकिन आतंकवाद भी अपने आप में एक मुद्दा है। बाकी विषय आप उठाइए, लेकिन आतंकवाद भी मुद्दा है। देश है तभी हम सब हैं। बेशक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन जो प्रवक्ता या जो सरकार दिन भर पाकिस्तान या अन्य बातें करती है, वह कभी कभी चाइना का नाम भी लिया करे। देश की सीमाओं की असुरक्षा हो या देश के अंदर की विषम स्थिति, अर्थव्यवस्था के हालात हो या आम आदमी की थाली, 220 रुपए में सरसों का तेल मिल रहा है, और ये सरकार फर्जी बातें और डेटा मैनिपुलेशन और हेडलाइन मैनेजमेंट। ठीक है। मुद्दे क्या है, क्या उन पर वाकई बात हो रही है, ये जनता से ही जान लेते हैं। आप में से जो भी कोई प्रश्न करना चाहता है अपने हाथ उठाए, मैं एक एक करके माइक आप सभी के पास लेकर जाऊंगी। चलिए, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं? हाँ जी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? रुकिए, एक एक करके। पहली चीज तो एक मैं बोलना चाहूंगा, न हाथ न हाथी न सरिया, इस बार चलेगा सिर्फ और सिर्फ केसरिया। मेरा सवाल है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, वो इनसे पूछिए कि ये सुरक्षा दे पाएंगे। अखिलेश यादव जी की सरकार में सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं। सुरक्षा किसको मिलती है? सिर्फ और सिर्फ गुंडों को बढ़ावा देते हैं अखिलेश यादव जी। इस पे आप पूछिए क्या कहना चाहेंगे। ठीक है। तो सपा सरकार में जो है वो गुंडा राज, मतलब ये आरोप भाजपा लगाती रही। एक मिनट जी, क्या नाम है आपका? मेरा कहना ये है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो जितने हम लोग के संसाधन है वो कम पड़ जाएंगे, नौकरियां नहीं मिल पाएंगी। तो ये जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून कौन लेके आएगा, मेरा ये मानना है। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल पर यहाँ बात हो रही है। किसी और ने भी हाथ उठाया था, आगे आ जाइए कृपया थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? शिवम सिंह नाम है। किससे सवाल है आपका? हमारा सवाल है आसमानी नेता यानी अखिलेश यादव जी से, जो बाहर विदेश से पढ़ के आसमानी नेता क्यों कह रहे हैं आप उनको? विदेश से पढ़ के आए, मुख्यमंत्री बन गए, बोलते हैं हम गरीबों का दुख दर्द जानते हैं, जो दुख दर्द खुद ही नहीं झेला क्या जाने का। मेरा सवाल उनसे ये है कि वो हमेशा बोलते हैं भाजपा 80 और 80 बनाम 20 की राजनीति करती है। उनसे एक ही सवाल है कि 1992 में जब कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई थी तो ये कौन सा 80 बनाम 20 नहीं था? क्या आप मुसलमानों के हितैषी नहीं थे? हमेशा आप मुसलमानों की बात करेंगे और जब चुनाव आएगा तो आपको हिंदुओं का प्यार जग जाएगा। ठीक है, आप बैठिए, मैं आऊंगी, आगे भी माइक आपके पास आएगा। लेकिन दो महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर उठाए गए हैं। एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात हो रही है और एक सामाजिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा की बात हुई। एक सवाल सपा के लिए आया, लेकिन पहले भाजपा से पूछते हैं। यहाँ पर एक जागरूक दर्शक ने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात की है कि उसे कौन लाएगा, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्या इस पर भी राजनीति होती रहेगी? देखिए, जिन्होंने ये सवाल उठाया बहुत अच्छा सवाल है और ये सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ सवाल है। जरूर सरकार इस पर विचार करेगी, इस पर चर्चा करेगी और समय आने पर इस पर जो है जनता के बीच से हम बात भी करेंगे। लेकिन अब जब बात हो रही है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अंतर से, तो अब उत्तर प्रदेश के अंदर बम नहीं चलते हैं। अब बम बम भोले का नारा होता है। कांवड़ियों की यात्रा पे आज फूल बरसा जाते हैं, उन पर पत्थर नहीं बरसा जाते हैं। अब जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में और काशी में भव्य दिवाली होती है। अब वहां पर गोलियां नहीं चलती है कि कार सेवकों का गोली चलाई जाए। आज हर गरीब के घर में रोटी जा रही है, अनाज जा रहा है, फ्री में बिजली के कनेक्शन जा रहा है, उसके घर में 6,000 रुपया किसान के घर में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, उनके बच्चों की फ्री में शिक्षा हम दे रहे हैं, 1 लाख रुपया गरीब बच्चियों की शादी में भी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप चुनावी मंचों से भी यही सब बातें दोहरा रहे हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं जनता के लिए। लेकिन सपा पर लगातार आरोप लगता है गुंडाराज का, माफियावाद का, सामाजिक असुरक्षा, खासतौर पर महिलाएं। तो यहाँ जनता में संशय है कि आप आएंगे तो ये सब दे पाएंगे? देखिए, हमारे नौजवान साथी और जो बाकी यहाँ मंच पे बैठे हैं लोग, उनकी जानकारी के लिए एक बड़ी दिलचस्प बात बता दूं कि गुंडों की पार्टी है कौन सी। अपने अपने मोबाइल फोन पे गूगल पे टाइप करना अभी के अभी और उस पे लिखना कि एनसीआरबी, देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ होने वाले प्रदेश का नाम क्या है अभी इस वक्त, पता चल जाएगा अभी के अभी। सब अपने आप निकाल लो जवाब जिसके पास हो, खास तौर पे आप मित्र जरा करके देखिए और मुझे दिखाइएगा। ठीक है, अभी रुक जाओ बेटा, जो जवाब दिया है वो करो फिर बताओ। ठीक है, दूसरा सवाल क्या था? गुंडों की पार्टी। हाँ, मिल गया पहला जवाब। जहां तक सुरक्षा की बात है, बिल्कुल सुरक्षा दी जाएगी और ये नहीं है कि किसी एक जाति के ही लोगों को सुरक्षा दी जाएगी, सबको सुरक्षा दी जाएगी। अभी क्या हो रहा है? अभी केवल एक जाति विशेष के लोगों को बचाने के लिए रातों रात केरोसिन डाल के एक लड़की को जलाया जाता है ना? और कोर्ट को दखल देना पड़ता है जब भाजपा का एक विधायक बलात्कार करता है। तो मैं समझता हूं वो जो गुणगान कर रहे हैं वो ये भी सोच लें कि उनकी बहू बेटियों को भी इसी बाजार में जाना है। गुणगान बाद में कर लेना है। काउंटर यहाँ पर करना चाह रहे हैं आलोक अवस्थी जी। मैं इसका जवाब देता हूं।
जिसकी बात ये कर रहे हैं, हमारे सीबीआई इंक्वायरी करा, इसको जेल के अंदर भिजवाया है। इनसे पूछिए, गायत्री प्रजापति इनकी सरकार में मंत्री था, मंत्री रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार करने का आदेश दिए, इन्होंने उसको बर्खास्त भी नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया। योगी जी की सरकार ने उसको गिरफ्तार किया, उसको जेल से बाहर नहीं निकलने दिया और उसको आजीवन कारावास सजा कराई है। पूछिए, इनका मंत्री था और मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है? ठीक है, आप दोनों के अपने अपने दावे हैं। मैं आऊंगी और भी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। एक मिनट जवाब दे दें। इन्होंने कहा सेंगर को योगी ने भिजवाया सुप्रीम कोर्ट को। इनको बहुत ज्यादा प्रताड़ना जब हुई तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये एफआईआर रजिस्टर हुई थी, वो भी है 1.5 महीने बाद पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की थी। ये उन लोगों के लिए जिनकी थोड़ी अकल थोड़ी कम है। चलिए ठीक है, एमएस खान साहब आप पूरी डिबेट सुन रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ मुद्दा उठाया जाए। आप लोगों से अपील है, नारेबाजी मत करिए, प्लीज बैठिए अपनी अपनी जगह पर, नारेबाजी मत करिए, सबको सवाल करने का मौका मिलेगा। आप पूरी डिबेट यहाँ पर सुन रहे हैं। यहाँ महिला सुरक्षा की बात हुई, यहाँ गुंडा राज की बात हुई, यहाँ पर राम मंदिर की भी बात हुई। तो आपको लग रहा है कि हिंदुत्व बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, जनता उसका जिक्र कर रही है। राम मंदिर के नाम पे लोग देखिए ताली बजा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आज से पहले तो हिम्मत भी नहीं थी कि कोई उसका नाम ले। नहीं, ताली तो हम भी बजा रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है, इसमें क्यों बुरी बात है? मस्जिद भी बन रही है, मंदिर भी बन रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, ये योगी जी ने, मोदी जी ने नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें 5 जज थे, 5 जज में एक मुसलमान जज भी थे और सर्वसम्मत से आया था, पूरे देश में शांति रही। लेकिन वो कहते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन हमारी ही सरकार में छिड़ सकता था। आज तक तो बाबरी के नाम पर उस टॉपिक का जिक्र करने में भी लोगों को लगता था कि कहीं कोई फसाद ना हो जाए या कहीं कोई हमें जेल न भेज दे। जिस तरह से 3 तलाक के बिल लाया गया पार्लियामेंट में, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसी तरह से राम मंदिर बनाने का बिल लाना चाहिए था। क्यों नहीं लाए? क्यों कोर्ट से फैसला आया? सवाल ये उठता है कि कोर्ट से फैसला क्यों आया? तो कोर्ट का फैसला डिस्प्यूटेड लैंड था, टाइटल सूट का मुकदमा था। वो कौन सा साफ सुथरा मामला था? 3 तलाक वाला बिल जो आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस के जमाने में, उस 3 तलाक को ले आए, नहीं ले आए? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ले आए, पार्लियामेंट में नहीं ले आए। आप कृषि कानून, लेकिन आप ये तो मानते हैं, आप मानते हो सकता है 3 तलाक कानून की कुछ बातों से आप असहमत हो, लेकिन इस कुरीति के खिलाफ भी आवाज उठाने की उन्होंने हिम्मत की, कम से कम एक कदम आगे बढ़ाया, इसको वो बड़ी उपलब्धि के तौर पे पेश करते हैं। बड़ा मुश्किल है। देखिए, 3 कानून बनाए किसानों के लिए, किसानों ने कहा काला बिल है, इन्होंने कहा नहीं है और कहा बिल्कुल सही है किसानों के लिए, फिर उसके बाद वापस भी ले लिया, कहा ठीक है वापस भी है। तो ये क्या है तमाशा? एक दिन पार्लियामेंट जब चलती है, आपसे 3 तलाक पर पूछा गया, लेकिन आप किसान कृषि बिल पर आ गए जिसको सरकार वापस ले चुकी है। आगे आइए, आप आगे आइए। 1 मिनट, एक एक करके। जी, क्या नाम है आपका? सपा वाले भाई साहब से मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि इनके माननीय मुलायम सिंह जी ने जब ये बयान दिया था महिलाओं को लेकर कि जब किसी व्यक्ति से दुष्कर्म हो जाता है तो उन्होंने कहा था कि रेप के ऊपर कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये कह के वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपनी सरकार में यही करवाएंगे? ठीक है मैम, समाजवादी पार्टी के मुखिया यहाँ पे है। भैया समाजवादी पार्टी के मुखिया यहाँ पे बैठे प्रवक्ता हैं। मैडम आप बताइए, इनकी पार्टी का नाम समाजवाद है या परिवारवाद है? इनके पिताजी स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, इनके पुत्र प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। इनकी पार्टी में मात्र सिर्फ एक मुख्यमंत्री होगा जो होता है अखिलेश यादव, उसके बाद इनके भाई होंगे प्रतीक यादव। क्या ये परिवारवाद की राजनीति चलेगी? ये वही मुलायम मैडम, ये वही मुलायम सिंह यादव जी मैडम। ठीक है, आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। 1 मिनट, रास्ता छोड़िए। आप दूर रहिए, पहले आप दूर रहिए मेरे से, आप दूर रहिए मेरे से। आप, मैं आऊंगी, सबको सवाल करने का मौका मिलेगा। 2 बातें सामने आई हैं, पहले उनका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आप तक आएंगे हम। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कुर्सियों पर बैठ जाइए, कुर्सियों पर बैठिए। आप, कुछ महिलाएं भी हैं, वो भी कुछ कहना चाहती हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। मैं जानवी पांडे, दूरदर्शन आकाशवाणी कलाकार, अपने गीतों के माध्यम से कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अरे उठो सोने वाले, जगाने वाले आ गए हैं। अरे उठो सोने वाले, अरे उठो सोने वाले, जगाने वाले आ गए हैं। तुझे तेरे राम से मिलाने वाले आ गए हैं। आने वाले आ गए, जगाने वाले आ गए हैं। आने वाले आ गए, जगाने वाले आ गए हैं। अरे तुझे तेरे कृष्ण से मिलाने वाले आ गए हैं। बैठ जाइए। ठीक है, आपका उत्साह है, लेकिन आप बैठ जाइए, बैठ जाइए।
चलिए, यहाँ पर लोग राम का जिक्र कर रहे हैं, कृष्ण का जिक्र कर रहे हैं, कृष्ण से भी मिलाने वाले आ गए हैं। मुझे लग रहा है मथुरा की यहाँ पर चर्चा लोग करना चाहते हैं, उस पर हम जाएंगे। लेकिन इससे पहले सपा के लिए एक सवाल आया, परिवारवाद का आरोप लगा कि नाम तो आपका समाजवादी पार्टी है, लेकिन अध्यक्ष से लेकर तमाम महत्वपूर्ण पदों पर परिवार का ही कब्जा रहा है और भविष्य में भी यही दिखाई देता है लोगों को। देखिए, परिवारवाद ये तो एक आरोप है और जिनका टिकट परिवारवाद में काटा गया था वो शख्स आपके सामने खड़ा है और वो बहू आज किसके घर में बैठी हुई हैं ये हम सबको पता है। तो अगर उनको परिवारवाद करना होता तो वो अपर्णा यादव को टिकट देते, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, इस बार अरे शांत, अभी इनके यहाँ क्या है कि जो इनके नेता हैं राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे भी तो विधायक है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो परिवारवाद नहीं हुआ। अमित शाह के बेटे की 56 गुना जो है कमाई बढ़ गई इन दिनों, उस पे लकवा मार जाएगा अभी ये जितना उछल रहे हैं। आप बैठिए, आप बैठ जाइए, बैठिए, इस तरह नहीं बैठ जाइए आप। मैं खुद माइक लेकर आऊंगी आपके सामने जिसको भी सवाल करना है। जी, परिवारवाद बीजेपी में है। लखनऊ के सांसद, उनके बेटा नोएडा से विधायक, परिवारवाद बीजेपी में। मैं ऐसे 20 नेता दिखा दूं जिन्होंने अपने बच्चों को टिकट दिया। अखिलेश जी, यहाँ लड़ाई सिर्फ किसकी है? लड़ाई है प्रशासन और शासन एक है और अखिलेश और उनके कार्यकर्ता एक हैं। अखिलेश को कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है। आप कह रहे हैं भाजपा पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। आप बोल चुके नहीं, आप बोल चुके हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश नाम है मेरा। अभी वो कह रहे थे कि गूगल कर लीजिए, एनसीआरबी का डेटा है कि यूपी सबसे खराब है कानून व्यवस्था में। हम इनसे कहना चाहेंगे कि आधी जानकारी बहुत जानलेवा होती है। आप अखिलेश यादव की 12 से 17 की देख लीजिए और 12 से 17 के बीच में डेटा देख लीजिए, 17 से 22 में देख लीजिए। यूपी पर डेंसिटी के हिसाब से सबसे कम क्राइम होने वाला स्टेट है। अगर नहीं है तो आप देख लीजिए। एक चीज और नोटिस कीजिएगा, यही सपा की गवर्नमेंट है जिसपे बसपा की अध्यक्ष मायावती देवी ने खुद जो है केस लगाया था। वो किस तरह का केस था? वो गुंडा राज का था, उनके ऊपर फिजिकल। ठीक है, मैं आऊंगी। बहुत सारे सवाल हो गए। आप लोग बैठिए, पीछे चलिए, पीछे आप लोग बैठिए, अपनी सीट पर बैठिए। मैं आऊंगी आपके पास। सवाल आपने भी सुना और आपने भी सुना। वो तो कह रहे हैं कि परिवारवाद, परिवार के सदस्यों को तो आप लोगों ने भी टिकट दिया है, आपके यहाँ पर भी है, पिता सांसद, बेटे विधायक, तो आप उन पर किस उससे आरोप लगाते हैं? देखिए, बहुत बड़ा विशाल अंतर है। एक परिवार की पार्टी और एक कार्यकर्ताओं की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अमित शाह जी के बाद कौन अध्यक्ष होगा कोई नहीं जानता था, लेकिन आज जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं। जेपी नड्डा जी के बाद कौन अध्यक्ष होगा ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन अखिलेश यादव के यहाँ ये तय है कि मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव होंगे और अखिलेश यादव के बाद उनके कोई परिवार का ही होगा। यही कांग्रेस में भी गांधी परिवार में सोनिया गांधी से के बाद राहुल गांधी हुए, राहुल गांधी के बाद फिर सोनिया गांधी हुई और सोनिया गांधी के बाद कौन होगा ये भी जो है उसी परिवार से आएगा। और मेरा साथ साथ एक बात और कहना है, चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने सबको सुरक्षा दी है। हमने इनामी कुख्यात अपराधियों को मार के गिराया है। आज रंगदारी करने वाले, जमीनों पर कब्जा करने वाले आज नहीं दिखाई पड़ते। उनके घरों पे बुलडोजर हमने चलाया, जमीनों पे कब्जे करके गरीबों के मकान हमने भी दिए हैं। आज दंगाइयों का तुष्टिकरण कोई नहीं करता है, दंगाइयों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। ठीक है। एक सवाल आपके लिए आया और वो ये कि थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि गूगल पे जरा एनसीआरबी के आंकड़े ढूंढिए। तो एक जनता ने वो आंकड़े ढूंढे और कहा कि 2012 से 17 तक आपने सरकार चलाई, उसको उठा लीजिए और 17 से यानी 22 अभी चल रहा है, तो खुद देख लीजिए। वो कह रहे हैं आप गूगल करके बताइए जरा वो कंपैरेटिव डेटा। बहुत आगे निकल गए थे आप तो अपने टेन्योर में। आज की तारीख में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। यह आज की जानकारी है। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी बीमारी है कि जब मोदी जी से पूछा जाता है अर्थव्यवस्था खराब क्यों हो गई तो वो नेहरू जी तक पहुंच जाते हैं, कभी कभी और पीछे चले जाते हैं। तो भविष्य में की बात करनी चाहिए, वर्तमान की बात करनी चाहिए कि आज क्या स्थिति है। क्योंकि जितने लोग अभी यहाँ चिल्ला रहे हैं, किसी ने कहा था पॉपुलेशन कंट्रोल, तो हिंदुस्तान से ज्यादा आबादी बेटा चाइना की है और चाइना हमसे कितना आगे है ये बताने की जरूरत नहीं है। जहां तक सुरक्षा की बात, ठीक है आप चाइना से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट शांति बनाए रखिए। आप चाइना से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इस बात को तो मानेंगे ना कि जिस देश की जनसंख्या इतनी विस्फोटक तरीके से बढ़ती है तो आर्थिक विकास से हर किसी को लाभ नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं तो ब्रैकेट हमें लगाना पड़ेगा ना। मैंने कहा ना, हिंदुस्तान से ज्यादा जनसंख्या चाइना की है और चाइना हर क्षेत्र में हमसे बहुत आगे है। क्यों है?
क्योंकि वहां पे इस तरीके की भाजपा की सरकार नहीं है। अगर वहां भी होती तो वहां भी बेड़ा गर्क हो जाता जैसे आज है। तो आपका ये कहना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का कोई मतलब नहीं है? पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए, लेकिन किसी ने कहा ना कि जैसी पॉपुलेशन कम होगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। वो अपने आप सही नहीं होता है, उसको करना पड़ता है। चाइना की आबादी हमसे कहीं ज्यादा है, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप चीन का उदाहरण दे रहे हैं, आप चीन को आइडियल मान रहे हैं, लेकिन देश में एक बड़ी आवाज इस बात को लेकर उठ रही है कि समय आ चुका है जब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो है वो आना चाहिए। एमएच खान साहब, बहन जी की सरकार थी तो एक इमेज ये चलती थी, बहुत कड़क प्रशासक थी, ठीक है, कोई भी अधिकारी हो, कितने भी बड़े पद पर हो, फौरन उसकी बर्खास्तगी हो जाती थी, कार्रवाई हो जाती थी। गुंडा राज, माफिया राज आपने भी खत्म किया, इस तरह के चर्चे हुआ करते थे। आज जब आप डिबेट देख रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारे माफिया, वो कह रहे हैं तुम्हारे माफिया, मतलब तुम भी सेलेक्टिव, हम भी सेलेक्टिव, तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो किससे आस लगाएगी? देखिए, हाथरस कांड हुआ। हाथरस कांड किसके जमाने में हुआ? हाथरस कांड भारतीय जनता पार्टी के जमाने में हुआ, और उस बेटी को 2:30 बजे रात में बिना हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से मिट्टी का तेल डाल जला दिया गया। दूसरा कांड बता रहा हूं, उन्नाव में हुआ है, जो सेंगर का काम हुआ वो भी भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में हुआ। एक तीसरा कांड अभी उन्नाव में हुआ है, जो समाजवादी पार्टी के राज्य मंत्री थे, उनके बेटे ने एक दलित समाज की बेटी का रेप किया और अपने ही खेत में गाड़ दिया। ये दोनों समाजवादी पार्टी चाहे हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों। हाल ही में तो एक सपा नेता के प्लॉट से भी लड़की की लाश बरामद हुई है। मैं उसी को कह रहा हूं, उसी प्लाट से समाजवादी पार्टी के नेता के प्लाट से मिला है, और हमारी उस परिवार से हम मिले हैं, बहन कुमारी मायावती जी मिली हैं, और कुछ आर्थिक मदद भी किया गया, लेकिन कोई नेता नहीं गया उसको मदद पूछने के लिए। तो ये दोनों पार्टियां जो है, ये गुंडा पार्टी और सामुदायिक पार्टी, दोनों से जनता राह चाहती है। ठीक है, कांग्रेस का रुख करते हैं। ये बताइए, आरोप कांग्रेस पर यह भी लगता है कि जो आपके अपने शासित राज्य हैं, वहां पर जब किसी महिला के प्रति अपराध या अत्याचार होता है, वहां तो आप लोग नहीं बोलते, वहां तो आप लोग कैंपेन खड़ा नहीं करते, उत्तर प्रदेश में आप सियासत करने आ जाते हैं। पहले तो 3 मिनट धैर्य रखिएगा। यहाँ पर करीब 80% युवा हैं और एनएसएसओ के डेटा के मुताबिक बेरोजगारी 45 वर्षों में ऐतिहासिक है, वैसे ही जैसे अर्थव्यवस्था की दुर्गति ऐतिहासिक है। मुझे नहीं लगता कि 80% लड़कों के पास यहाँ पैन कार्ड है। एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा मशीनरी जो सुबह सुबह लाखों लोगों को डॉक्टर्ड वीडियोस, टेलर्ड वीडियोस, एडिटेड वीडियोस, मॉर्फ्ड वीडियोस और रेगुलर सर्कुलेशन है। आप समझ सकते हैं कि पूरे जेनरेशन को किस तरह डैमेज कर उसके लॉजिकल रीजनिंग, उसकी एबिलिटी, उसके तर्क को समाप्त करने की, पूरी जेनरेशन को डैमेज करने की बजाय पकोड़ा का रोजगार दे रहे हैं। दैट्स नाइस। नहीं, लेकिन मैं चाहूंगी आप भी कोई डेटा पेश करें। राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, तो आपने वहां कितना एम्प्लॉयमेंट और किस मॉडल के तहत जनरेट किया है, वो डेटा भी रख दीजिए सामने। नहीं, आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हैं। अगर 9 इंची का एक ईंटा पूरे प्रदेश में बाबा जी ने कहीं भी लगाया हो तो बताएं। केंद्र में यूपीए सरकार की योजनाओं का कट कॉपी पेस्ट और प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार की योजनाओं का कट कॉपी पेस्ट। तो सद्भाव और घृणा की राजनीति में भेद होता है। ठीक है, यहाँ काफी शोर मच रहा है। रोजगार पर चर्चा चल रही थी, नौजवानों पर चर्चा चल रही थी। सबसे पहले तो आप धैर्य बनाए रखिए, बैठिए अपनी जगह पर। आप लोग अपनी जगह पर बैठिए, जो उठ कर आएगा मैं उससे बात नहीं करूंगी। इस तरह आप शोर मचाएंगे, डिसिप्लिन खराब करेंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? नैन्सी नाम है मैम मेरा। किससे सवाल है आपका नैन्सी? मैम मेरा सवाल है अखिलेश यादव जी से डायरेक्टली कि एज अ गर्ल मैं जॉब करती हूँ, मैं रात में आती हूँ, बट अब मैं बीजेपी में सेफ हूँ। लिटरली मैंने ऐसा क्यों लगता है, आपने क्या महसूस किया? देखिए, नारे मत लगाइए आप मैम, इसलिए कि पहले मैम बीजेपी में ये बताया गया है कि आप अगर आप जॉब चाहते हो या आप कुछ बनना चाहते हो तो आप अपने बल पे बनो, ना कि आप घूस देके और अपने आप मतलब ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट, ये कह रही है आप। ठीक है, कुछ और लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप बैठिए, आप बोल चुके हैं। लोग शिक्षा पे क्यों नहीं सवाल करे, ये लोग रोजगार पे क्यों नहीं सवाल करे? हम लोग पढ़ लिख के रोजगार किए बैठे हैं, ये लोग काले मुस्लिम को रोजगार करते हैं। इनके बेटे किसानों पर थार चढ़ाते उस पर बात नहीं करेंगे। ये लोग किसानों की हत्यारी सरकार है। रोजगार पे बात नहीं होगी, शिक्षा पे बात नहीं होगी, श्री राम मंदिर पे बात होगी और मस्जिद पे बात होगी। रोज कहाँ जाएंगे युवा, कहाँ जनता मुद्दा उठाएगी, उस पर बात होगी। मुद्दा उठाएगी, बता तो रहे। बेरोजगारी से पूछिए, बेरोजगारी पे सवाल पूछिए। क्या कर रहे हैं आप? बैठिए अपनी अपनी सीटों में बैठिए, आप बैठ जाइए। देखिए, कोई जनसभा नहीं है, ये जनसभा नहीं। बैठिए आप, बैठिए, ये कोई जनसभा नहीं है। आप बैठिए, आप डिबेट चलने दीजिए, आप। ये कोई जनसभा नहीं है, यहाँ
सवाल आए हैं, 2 सवाल आए हैं। पब्लिक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्यों नहीं रोजगार पर बात हो रही, क्यों नहीं नौजवानों की अपॉर्चुनिटीज पर बात हो रही, कौन भटका रहा है मुद्दों को? देखिए, मैं 2 चीजें रखना चाहूंगा, एक रोजगार और एक सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी की पहली बात करता हूं, हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से दी हैं, उसमें किसी पर भी उंगली नहीं उठी, किसी पे भी हाईकोर्ट ने कैंसिल नहीं किया है। वहीं अखिलेश यादव की सरकार में मात्र 2 लाख सरकारी नौकरियां दी गई थी और 4 भर्ती बोर्डों को माननीय उच्च न्यायालय ने भंग कर दिया था क्योंकि जातिवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। और यूपीएससी के चेयरमैन अनिल यादव के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी हाईकोर्ट ने सेटअप करी थी, जिसको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक गई थी लेकिन बचा नहीं पाई और वो आज भी जो है सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है। भाजपा की तरफ से बड़ा दावा है कि हम जो है जितनी भी रिक्रूटमेंट हमने की है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से किया, दलालों के नेटवर्क को खत्म किया है। उन्होंने भर्ती का भी जिक्र किया कि सपा के समय जो भर्ती हुआ करती थी उसमें करप्शन होता था। बैठ जाइए आप, माइक आपके सामने, आप क्या बात? डरो नहीं, बैठ जाओ। बोलिए आप, बोलिए। देखिए, अभी एक लड़की ने सवाल किया, बेटा 10 के बाद बैठ जाइए आप, बैठिए। बैठ जाओ, डरो नहीं। अभी माइक आपके सामने, आप ही की आवाज जाएगी, आप बोलिए। देखिए, अभी एक लड़की ने सवाल किया था सुरक्षा को लेकर के। मैं उस लड़की से पूछना चाहता हूं कि जब आप कहीं भी फंस जाओगे तो विमेन हेल्पलाइन पे फोन करोगे, वो किसने दी? योगी ने दी या अखिलेश ने दी? अखिलेश ने दी। आपको जो डायल 100 की सर्विस, जो आप डायल 100 पे पुलिस बुलाते हैं, वो कार्यालय किसने दिया? जहां आज योगी जी बैठ रहे हैं वो कार्यालय किसने दिया? जहां आज यूपी पुलिस का एशिया का सबसे अच्छा कार्यालय है, वो किसने दिया? तो ये सब सवाल है, उनसे सुरक्षा मिलती है। ठीक है। एक आरोप बड़ा आप पर यह भी लगता है कि उन्होंने डायल 100 दिया था और आपने 112 बनाकर उसका कबाड़ा कर दिया। इन्होंने तो मुख्तार अंसारी को भी दिया, इन्होंने तो अतीक अहमद को भी दिया, इन्होंने विजय मिश्रा को भी दिया और इन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेकर आतंकवादियों को समर्थन भी दिया। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से क्या साठ गांठ रही है, अपराधियों से क्या साठ गांठ रही है? हमने इन अपराधियों को मार के गिराया है। 12,000 से अधिक इनामी अपराधी जेल के अंदर है, 150 से अधिक इनामी अपराधी मार के गिराए गए। ठीक है। आप बैठ जाइए, बैठिए। इस तरह हल्ला मत मचाइए। पीछे चलिए। आप पीछे चलिए आप। ये क्या कर रहे हैं आप? पीछे जाइए आप। क्या कर रहे हैं? हंगामा मत करिए आप, पीछे जाइए। ठीक है, एक महिला यहाँ पर है, मैं पहले ही बता देती हूँ, माइक उसी के पास जाएगा जो अनुशासित तरीके से बात रखेगा। हल्ला करने वाले और अनुशासन खराब करने वाले के पास माइक नहीं जाएगा। रुक जाइए आप, सब रखिए वहाँ, चलिए आप इनको बात रखने दीजिए। मैम, ये जो प्रदेश में हिजाब का जो मुद्दा चल रहा है, मुझे सपा का स्टैंड जानना है कि इसमें क्या स्टैंड है कि ये स्कूलों में हिजाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और एक चीज और, मुझे महिलाओं की आवाज को मत दबाया जाए, महिलाओं की आवाज को ना दबाया जाए, महिलाओं को बोलने दिया जाए। आप क्या कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग योगी सरकार की ठीक है, आप हिजाब पर जानना चाह रही है, पीछे हटिए। सवाल उसी के पास जाएगा जो अनुशासन रखेगा। जो बीच में घुसेगा, नारेबाजी करेगा, मैं उसके पास माइक नहीं ले जाऊंगी। पीछे हटिए। सपा वाले काबू में रहेंगे, सबको समय मिलेगा। आप यहाँ तक आ गए हल्ला करते हुए, आप हंगामा करते हुए यहाँ तक आ गए। वहीं रखिएगा, रुकिए आप वहीं पर। एक महिला के बीच से सवाल आया है, वो ये कि हिजाब पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? हिजाब होना चाहिए स्कूल कॉलेजों में या नहीं होना चाहिए? आप स्पष्ट कुछ नहीं कह रहे। कोई डर है क्या कि प्रोग्रेसिव बात कर देंगे तो वोट बैंक नाराज ना हो जाए? देखिए, कोई भी डर नहीं होता। हर एक व्यक्ति को आजादी है कि वो अपना मुंह ढकना चाहे। अगर उसके धर्म में है तो वो ढक सकता है, अगर वो नहीं ढकना चाहते हैं तो नहीं ढक सकते। स्कूल कॉलेजों की बात मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा है बेरोजगार। राष्ट्रीय मुद्दा है कि इतिहास में पहली बार हुआ कि चीन के सैनिक भारतीय सीमा में घुसे और हमारे 17 सैनिकों को मार दिया और मोदी जी कह रहे कोई आया ही नहीं है। ये मुद्दा है, असली मुद्दा ये है। आज मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के इतिहास में पहला वो प्रधानमंत्री है जो बिन बुलाए पाकिस्तान गया, जिनने हमारे सर काटे। ये उनसे जाके बिरयानी खा के आया। ये वो है मुद्दे पुलवामा के। सबसे पहले तो ये देश के प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक पद होता है, उसकी गरिमा और अदब बनाए रखे तो अच्छा होगा। क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक जब सेना करती है, ये खुद सेना के अफसर रहे हैं।
इनको वो लगता है कि वहां पर जो है इन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, फर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने की। जिस समय डोकलाम के अंदर चाइना से हमारे सैनिकों की मुठभेड़ हो रही थी, उस समय राहुल गांधी जी चले गए थे चाइना एम्बेसडर के यहाँ डिनर खाने के लिए। वहीं पर जिन 17 सैनिकों की शहादत की बात करी है, हमारे सैनिकों ने 80 से अधिक चाइना के सैनिकों को मार के गिराया। उनकी सैटेलाइट फोटो सबने देखी है, जब चाइना से इनकार करता रहा है, क्योंकि चाइना के आप मानते हैं कि वहां पे मीडिया के लिए कोई भी ओपन विंडो नहीं है। हमने, हमारे लोगों ने हमारा गौरव बनाया है और देश का गौरव मोदी जी ने बढ़ाया। ठीक है, कुछ और लोग सवाल करना चाहते हैं, इस तरफ से सवाल होगा, लेकिन सवाल उसी से होगा जो अनुशासित तरीके से बात करेगा। उत्पात मचाने वाले से सवाल नहीं करूंगी, अनुशासित तरीके से। नहीं, रुकिए, पहले वो फिर आप। मैडम, यहाँ पे जो भी लोग बोल रहे थे, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, मैं महिला सुरक्षा के नाम पे उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कुलदीप सेंगर किसकी पार्टी में है? परिवारवाद की बात आती है तो परिवारवाद की लिस्ट आप बीजेपी में निकाल कर देख सकती हैं। ठीक है, अब आतंक, इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है, कोई और मुद्दा? अब बात ये, मैं मुद्दा ये कहना चाह रहा हूँ बीजेपी प्रवक्ता से कि इस बीजेपी की सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार दिया। मैंने कहना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से कि आतंकवादियों को करे तैयार, आतंकवादियों को करे तैयार, बेरोजगारों को करे बेकार। यह है बीजेपी सरकार, केवल हिंदू मुसलमान ही हमेशा करती आ रही है, रोजगार की बात नहीं करती है, युवाओं की बात करने करती है, किसानों की बात नहीं करती है। हमारे साथ किसान शहीद हो गए, युवाओं और किसानों की बात नहीं। आप बोलिए माइक। ऐसे कहाँ बोले? ये जो कहते हैं बीजेपी वाले, कहते हैं कि क्या किया है सपा सरकार ने, जहां आप ये फंक्शन कर रही है, ये भी अखिलेश जी ने बनवाया है। इंदिरा गांधी, ये अपने जो प्रचार जहां भी करते, कोई ऐसी जगह नहीं बनी, बीजेपी वालों ने नहीं बनवाई कि अपना खुद का प्रचार कर। आप इस पर आएंगे तो यहाँ एमएच खान साहब तो पूरा कह देंगे लखनऊ घूम लीजिए, हमने बनवाया है। राम मंदिर की बात करने वाले, शांत हो जाए, राम मंदिर की बात करने वाले ये बताएं कि 2 करोड़ में गरीब की जमीन लेके 5 मिनट में 18 करोड़ की कैसे बिकी? राम का चंदा खा गए ये लोग। ठीक है, नौजवान रोजगार, हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? पीछे हटिए। मैम, ये चाइना के ऊपर स्टैंड कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि चाइना वालों ने भारत में घुस के 17 सैनिक मारे। ये चाइना के एक बार उठा के देखे ग्लोबल टाइम्स, उसमें भारत के जवानों ने कितने मारे चाइना के जवानों। ठीक है, वो जवाब भाजपा प्रवक्ता ने दे दिया, भाजपा प्रवक्ता ने जवाब दे दिया। आप पीछे जाइए। समाजवादी पार्टी के रिश्ते आतंकवादियों के साथ है और अखिलेश यादव की सोच, अखिलेश यादव की सोच मुंह में रहा। ठीक है, उन्माद में मत आइए, बैठ जाइए, उन्माद में मत आइए। मैं फिर आऊंगी, उन्माद में मत आइए। उधर से सवाल आपके लिए आया, एक बार फिर से रोजगार से जुड़ा हुआ, नौकरियों से जुड़ा हुआ, कि हिंदू मुसलमान किया जाता है, आतंकवाद के इर्द गिर्द भटकाया जाता है, और जहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं वो भी सपा की देन है, जहां आप और हम खड़े। देखिए, मैं फिर कहूंगा, समाजवादी पार्टी में रोजगार जो है अपराधियों के पास था, लोगों को लूटने का अधिकार था, खनन में माफियाओं को अधिकार था, और जिस तरीके से लूटमार होती थी वो सारा आपको पता है। लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, हमने गुंडा राज को 2016 के बाद से खत्म किया है। हमने दंगाइयों को दंगा नहीं करने दिया, उनकी पोस्टर चौराहे चिपका करके घरों की कुर्की करा के दंगाइयों पर काबू किया है। उसकी वजह से एक यहाँ पे अमन चैन का वातावरण बना। 3 लाख करोड़ का निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। पहले यहाँ से पलायन हो रहा था, आज 3 लाख करोड़ का निवेश आया, जिसकी वजह से 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है। यहाँ पर किसने क्या काम किया है लखनऊ के अंदर, इसको लेकर भी सवाल है। तो एमएच खान साहब, यहाँ सपा खेमे से कहा गया है कि जहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है और आप खड़े हैं, वो सपा की देन है। नहीं, लेकिन ऊपर जो है वो किसकी देन है? ऊपर से जब आप आए हैं तो वो भी तो बहन कुमारी मायावती जी की देन है, बसपा की देन है। ये सामने पुल दिख रहा है, बसपा की देन है। पूरा गोमती नगर, आप 10-90 से चलिएगा तो पूरा गोमती नगर बहन कुमारी मायावती जी देन है। पहला एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में इतिहास में जमुना एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया बहन कुमारी मायावती जी ने। उसके बाद लोग पीछे से आए हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ने एक पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया है, आप चलिए उस पर। अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि शो के हम अंतिम पड़ाव में जा रहे हैं। ये बताइए, अब 4थे चरण का प्रचार शुरू हो चुका है, कल 3रे चरण की वोटिंग है। कांग्रेस कहाँ खड़ी है? सपा तो कह रही है हम 100 सीट पार कर गए, भाजपा कह रही है सपा का सुपड़ा साफ है, कांग्रेस कहाँ है? देखिए, श्रीमती प्रियंका गांधी लगातार धरातल पर, चाहे कोरोना काल में हो, चाहे मजदूरों के लिए 1000 बसें, चाहे
चाहे राशन का वितरण हो, चाहे हाथरस रेप कांड में उनकी मौजूदगी हो, चाहे लखीमपुर नरसंहार में 3 दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उन्हें हाउस अरेस्ट रखा, उसके बावजूद वो लगातार प्रयागराज, उम्भा, आदिवासियों की समस्याओं में तो हम लड़ रहे हैं और हम मजबूती से जनता का पक्ष रखें, हम पॉजिटिव हैं। चलिए ठीक है, आप पॉजिटिव हैं, आप लड़ रहे हैं, आप मैदान में हैं, ऐसा आपका दावा है। आप बैठ जाइए भाई साहब, शो की क्लोजिंग तो कम से कम कायदे से हो जाने दीजिए। बैठ जाइए आप, शो की क्लोजिंग कम से कम कायदे से होने दीजिए। बैठिए आप, बैठिए। हमारे बीच में एक सिंगर है, मैं चाहूंगी जाते जाते वो कुछ सुना जाए, क्योंकि अब शो क्लोज करने का वक्त आ गया है। शोर मत मचाइए। यूपी में फिर कमल खिलेगा, यूपी में फिर कमल खिलेगा, होगा भगवा राज, योगी जी आएंगे पूरे बहुमत के साथ, बीजेपी आएगी पूरे बहुमत। आपने उनके लिए गाना गाया जिनको आप सपोर्ट करती है, लेकिन फिलहाल पूरे प्रचंड तरीके से चौथे चरण के लिए प्रचार शुरू हो चुका है, लेकिन दांव तीसरे चरण के लिए भी है, क्योंकि वहां वोटिंग यादव लैंड और बुंदेलखंड के लिए होनी है। सबके अपने अपने दावे हैं। रविवार को जनता तय कर देगी कि तीसरे चरण के बाद किस पार्टी के दावों में कितना दम है। तो आज के लिए चुनाव एक्सप्रेस में लखनऊ से बस इतना ही। कल अयोध्या से होगी आपसे मुलाकात, राम की पेड़ी पहुंचेगी चुनाव एक्सप्रेस, कहीं मत जाइएगा। फिर होगी आपसे मुलाकात रात 8 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार।